we will do joint Hindu family business. Joint Hindu family business is the type of form of business organization. We have done already partnership, sole proprietorship. थर्ड वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? जैसे कि ये नाम से है, हिंदू मीन्स ये क्या है, इंडिया में ही फेमस है. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को समझने से पहले हमें समझना होगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या चीज़ है. इतना जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, तब हमें समझ आएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है. जॉइंट हिंदू फैमिली, फैमिली का मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स. तो इसके मीनिंग में क्या आ जाएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. अब जिनका जो है एंसेस्टर जो है सेम होता है. क्या सेम होता है? एंसेस्टर सेम होता है. एंसेस्टर होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारा मुखिया होता है, मुखिया के भी मतलब पूर्वज. एंसेस्टर सेम एंसेस्टर. और क्या है इसकी क्वालिटी कि इसमें जो डॉटर्स हैं, डॉटर्स भी कौन सी? जो अनमैरिड है, अनमैरिड डॉटर्स या फिर वाइफ्स, बेटों की पत्नियां, वो सब क्या होते हैं? उसके मेंबर्स होते हैं. इस ग्रुप ऑफ पर्सन में आता है सेम एंसेस्टर होता है, उनका पूर्वज सेम होता है, और अनमैरिड डॉटर और वाइफ जो है उसकी मेंबर्स होती हैं. अब दूसरी बातें, ये दो फैक्ट पर डिपेंड करता है. नंबर वन है को पार्सनरी. को पार्सनरी. अब को पार्सनरी क्या मतलब होता है कि इक्वल राइट, मतलब इक्वल शेयर. शेयर इन द सेंस कि जिसमें मतलब जो भी है फैमिली का, जो भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, उसमें सबका समान शेयर है. को पार्सनरी इसको बोलते हैं. जैसे कि कॉमन ऑनरशिप. ठीक है, कॉमन ऑनरशिप. और जो है ये बाय लॉ क्रिएटेड होता है. बाय लॉ इन द सेंस कानून उसको बनाता है. कानून का मतलब ये जब जो है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ है. हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हम ये सब बातें जो हैं कर रहे हैं. क्लियर? हिंदू लॉ कहता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन विच द एंसेस्टर इज द सेम एंड अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइफ्स आर द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली. को पार्सनरी, इसकी एक क्वालिटी है को पार्सनरी एंड सेकेंड क्वालिटी है इसकी कॉमन प्रॉपर्टी. कॉमन प्रॉपर्टी. अब जो है को पार्सनरी को हम पहले समझेंगे. इसमें क्या था? कॉमन ऑनरशिप, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है बिजनेस की नहीं, फैमिली की जो भी चीज़ है उसमें सबकी ऑनरशिप है, सबकी समान जो है भागीदार है. और ये क्रिएटेड बाय लॉ. लॉ क्रिएट करता है, ये जो राइट है ये लॉ क्रिएट करता है, नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट. कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. ठीक है. थर्ड जो है बेस है. ये बेस है, फैक्ट्स हैं. इन दो फैक्ट्स के ऊपर जो है ये सब बेस्ड. ये फैक्ट्स हैं आपके दो जो हम कर रहे हैं. 2 फैक्ट्स के ऊपर बेस है जॉइंट हिंदू फैमिली. थर्ड फीचर है इसकी को पार्सनरी की. जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो पैतृक संपत्ति होती है, एंसेस्टर बोलते हैं पैतृक संपत्ति को. जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है परिवार में, उसी टाइम वो उसका मालिक बन जाता है, उसका भागीदार बन जाता है, उसमें उसका राइट हो जाता है. तो हम लिखेंगे राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. इमीडिएट मीन्स जैसे ही जन्म हुआ उसी टाइम उसका राइट क्रिएट हो जाता है. इमीडिएट इसलिए जो है सबका जो है शेयर चेंज होता रहता है, कभी भी चेंज हो सकता है. किसी की डेथ से चेंज हो सकता है, किसी के बर्थ से चेंज हो सकता है. इमीडिएट आफ्टर बर्थ. क्लियर? फोर्थ वन है जो ये जिसका शेयर होता है, जो को पार्सनरी के अंडर में जिसका भी शेयर होता है, मीन्स हर फैमिली मेंबर का होता है शेयर. तो हर फैमिली मेंबर को उनको बोलते हैं को पार्टनर्स. क्या बोलते हैं? को पार्टनर. जो को पार्टनर होता है वो कभी भी अपने हिस्से की डिमांड कर सकता है. को पार्टनर, तो हम लिखेंगे को पार्टनर कैन आस्क फॉर अ
डिवीज़न एनी टाइम, किसी भी टाइम जो है वो अपने शेयर का हिस्से की मांग कर सकता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि बंटवारा कर दो कह देते हैं, तो वो क्या है उसी राइट के अकॉर्डिंगली बोलते हैं, और ये सारे राइट जो है हिंदू लॉ देता है उनको। को पार्सनली क्लियर हो गया। जो हिंदू लॉ जो है के अकॉर्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली जो दो फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, वो फैक्ट्स ये हैं। अब कॉमन प्रॉपर्टी क्या मतलब हुआ? कॉमन प्रॉपर्टी के अंडर में क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो जो है सारे मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, सारे मेंबर्स के भले के लिए यूज होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है या फिर जो भी प्रॉपर्टी से कमाई गई है जिसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी, इज यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स के लिए यूज होती है। मीन्स जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम उसको जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं बोलेंगे लॉ के अकॉर्डिंग। सेकेंड इसकी फीचर है कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसके अंदर प्रॉपर्टी जो यूज़ होती है वो कौन कौन सी होती है, कॉमन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है। नंबर 1 तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जो आगे कमाई गई प्रॉपर्टी है वो भी कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर में आती है। मतलब जैसे जैसे फैमिली जो है उस पुरानी प्रॉपर्टी से अगली प्रॉपर्टी बनाती चली जाती है, तो वो सारी प्रॉपर्टी सारे ही मेंबर्स का शेयर उसमें बन जाता है। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद the help of ancestral property। क्लियर? और कौन सी हो सकती है? और पर्सनल प्रॉपर्टी भी, किसी भी मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, वो फिर भी उसी के अंदर शामिल हो जाएगी, उसको भी कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी उसको भी कॉमन प्रॉपर्टी काउंट किया जाएगा। क्लियर? तो ये आपके हैं को पार्सनली कॉमन प्रॉपर्टी के दो फैक्ट जिनके ऊपर आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली जो है डिपेंड करती है। जब तक ये बातें ट्रू नहीं होंगी, जब तक ये बातें नहीं होंगी उसके अंदर फैमिली के अंदर, तब तक उसको जॉइंट हिंदू फैमिली हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जॉइंट हिंदू फैमिली के जो दो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में कुछ देश के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर कोई और ग्रुप चलता है, किसी और रूल्स के हिसाब से जॉइंट हिंदू फैमिली चलती है, और कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें किसी और रूल से हिंदू फैमिली चलती है, तो वो हम इसके बाद करेंगे। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। अभी हम जॉइंट हिंदू फैमिली को ही समझ रहे हैं, उसके बाद हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ कौन से हैं, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली कौन से दो पार्ट्स, एक स्कूल्स का मतलब है यहाँ पर एक दो पार्ट्स बने हुए हैं जो हिंदू फैमिली के बने हुए हैं, मतलब पूरे कंट्री को दो स्कूल्स में बांट दिया है कि कहाँ पे कौन सी हिंदू फैमिली के रूल चलते हैं, तो उनको बोलते हैं स्कूल्स। फर्स्ट वन इज मिताक्षरा एंड सेकेंड वन इज दायभाग। Clear? These words are somewhere complicated, but it's easy to understand it. मिताक्षरा ये कहाँ पॉपुलर है, पहले ये देखना है कहाँ पर ये लागू होता है। ये वाला स्कूल ये जो है कहाँ पर पॉपुलर है, पॉपुलर इन द कंट्री। नॉर्मली तो पूरे कंट्री में है, मीन्स हम लोग इसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं, बट थोड़े से पार्ट छोड़कर, एक्सेप्ट कौन से पार्ट छोड़कर, एक्सेप्ट आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को छोड़कर
पूरे कंट्री में कौन सा स्कूल पॉपुलर है? मिताक्षरा। और दाई भाग ऑब्वियसली कि इन पार्ट्स में जो है कौन सा स्कूल है? वो दाई भाग। ये है असम में, बंगाल में और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। क्लियर? अब इसकी जो है फीचर्स क्या हैं? मिताक्षरा के अंडर में क्या क्या बातें आती हैं? इसमें जो है, जो अभी अभी हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग है ये। ऑल इक्वल राइट्स, सारे के सारे जो है राइट्स सबको समान मिल, सारे राइट्स जो हैं इक्वली हैं सबके लिए। फ्रॉम द मोमेंट, कौन से मोमेंट से? जैसे ही, जिस मोमेंट पर सन का बर्थ होता है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ सन्स बर्थ, जन्म से ही उसको सारे जो अधिकार हैं वो इक्वली मिलते हैं। ठीक है? किसमें? इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति है उसमें सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। किसके अकॉर्डिंगली? मिताक्षरा के। और वही बात है कि कभी भी डिवीज़न की मांग कर सकता है, बंटवारे की मांग कर सकता है। कैन आस्क फॉर अ डिवीज़न, बट कब? कभी भी का मतलब आफ्टर बिकमिंग एडल्ट, बालिग होने के बाद। बालिग होने के बाद वो कभी भी अपने हिस्से की मांग कर सकता है। और जो है इंटरेस्ट मीन्स शेयर, मतलब प्रॉफिट या लॉस, जो भी लाभ हानि होती है हिंदू फैमिली बिजनेस में, उसमें जो है जो प्रॉफिट है जो या लॉस में जो शेयर है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है हिस्सा। इंटरेस्ट जो है अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है? अनिश्चित क्यों है? क्योंकि किसी का जन्म हुआ, किसी की डेथ हुई तो शेयर चेंज होता रहता है, अनसर्टेन है। ठीक है? दाई भाग में क्या है? दाई भाग में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि जैसे यहाँ पर इक्वल राइट्स हैं, वहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं हैं, बर्थ होने के टाइम से ही नहीं है। डोंट गेट इक्वल राइट्स ऑन बर्थ। ठीक है? बर्थ के टाइम से उसको कोई इक्वल राइट्स नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी है उसकी सारी जो है ऑनरशिप किसके पास होती है? हेड ऑफ द फैमिली के पास होती है। प्रॉपर्टी जो है हेड के पास होती है। हेड कह लो, फादर कह लो, और मतलब पूरी लाइफ, होल लाइफ, थ्रू द होल लाइफ। किसकी लाइफ? बच्चे की लाइफ, होल द लाइफ टाइम। क्लियर? और जब भी उसको शेयर मांगना हो, ऐसा नहीं है, उसको ये राइट नहीं मिला हुआ है कि वो कभी भी अपने डिवीजन की मांग कर सकता है, क्योंकि पूरी लाइफ ही जब उसकी ऑक्यूपाइड है, फादर ही ऑक्यूपाई करके रखता है, उसी की पोजेशन में है, उसी की ऑनरशिप में है, जो ऑनरशिप में है, तो इसलिए वो कभी भी डिमांड नहीं कर सकता, सिवाय जब तक फादर की डेथ ना हो जाए। तो ओनली ये जो डिमांड है ये कब होगा उसके लिए? ओनली आफ्टर फादर्स डेथ। फादर्स कहाँ पर है ये? असम, बंगाल और कुछ पार्ट्स हैं उड़ीसा के। तो ये आपकी हैं दो स्कूल, मिताक्षरा और दाई भाग। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसी के बेस पे, नॉर्मली इसी के बेस पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नाउ वी कम ऑन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हम इसके मीनिंग को कैसे क्लियर करेंगे? अब ये बिजनेस है, इट मीन्स ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो दिस इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसके मीनिंग को कैसे लिखेंगे? दिस इज द टाइप ऑफ या दिस इज द फॉर्म ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच आपने जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ी है। जो मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी अ बिजनेस, मतलब एक बिजनेस करते हैं। किसके कंट्रोल में होगा वो? ऑब्वियसली किसके कंट्रोल में होगा? हेड ऑफ द फैमिली के कंट्रोल में होगा। अगर फादर है तो फादर के कंट्रोल में होगा। तो उसको बोलते हैं, उस हेड ऑफ द फैमिली को बोलते हैं मुखिया या फिर कर्ता।
क्या बोलते हैं, मुखिया या फिर कर्ता। तो इट मीन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सबसे पहले तो है ये, इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑल मेंबर्स जो हैं कैरी करते हैं बिजनेस, किसके कंट्रोल में, अंडर द कंट्रोल, इससे अपने आप एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो, अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में, जिसको बोलते हैं मुखिया, क्या बोलते हैं, मुखिया या फिर कर्ता। तो अगर कोई पूछेगा तो कर्ता कौन है, कर्ता या मुखिया है, इज द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। और कौन किसके अंडर में गवर्न होता है, किसके अंडर में चलता है, किसके अकॉर्डिंगली ये चलता है, गवर्न अंडर हिंदू लॉ, गवर्न अंडर हिंदू लॉ। और इसकी सबसे फर्स्ट जो फीचर है, सबसे मेन जो क्वालिटी है, मेन जो फीचर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, इसकी है जो सारी पावर्स हैं, सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो किसके पास सेंट्रलाइज होती है, मतलब केंद्रित कहाँ होती हैं, किसके पास होती हैं, मुखिया या फिर कर्ता के पास होती हैं। ये इसकी मेन जो है फीचर है, इसको बोलेंगे, आप इसको लिख सकते हो, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इज द मेन फीचर इसकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब हम इसके मीनिंग के आधार पर ही, इसके मीनिंग के अंदर में वो सब बातें आ जाती हैं कि डॉटर्स हो, अनमैरिड डॉटर्स हो या वाइफ्स हों, वो सब उनकी मेंबर्स बन जाते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि बर्थ के टाइम से ही, जैसे, तो ये सारी फीचर्स उसके अंदर आ जाती हैं। बर्थ के टाइम से ही सन जो है उसमें उसका शेयर बन जाता है, इक्वल राइट बन जाता है। और क्या है, जो पर्सनल प्रॉपर्टी भी कॉमन प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट होती है। और क्या था उसमें जो है, अपनी डिवीज़न की कभी भी डिमांड कर सकता है वो, मतलब आफ्टर बिकमिंग अडल्ट होने के बाद। और अनमैरिड डॉटर्स का भी इक्वल शेयर होता है। तो नाउ वी विल डू फीचर्स ऑन बेसिस ऑफ इट्स मीनिंग। क्लियर? नाउ वी कम ऑन फीचर्स। इसकी जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होंगी, जैसे कि इसको आप क्लियरली समझ ही गए हैं। तो नंबर 1 फीचर इसकी है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली ये ऑपरेट होता है। तो ऑपरेशन अकॉर्डिंग हिंदू लॉ। ठीक है। सेकेंड वन क्या है, जो इसकी मैनेजमेंट है, जैसे लिखा था सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इज द मेन फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो मैनेजमेंट है वो किसके थ्रू होती है, किसके द्वारा होती है, मैनेजमेंट बाय कर्ता, जो मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली। अब नंबर 3 है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी आप थोड़ा सा समझ जाए। लिमिटेड लायबिलिटी इसका मतलब क्या है, इसमें जो है, जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। मीन्स अगर कोई उनकी बिल्कुल प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है तो उसको बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर करने में नहीं यूज होगी मेंबर्स की जो लिमिटेड लायबिलिटी है। बट जो करता है या फिर मुखिया है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मीन्स उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लायबिलिटीज़ को क्लियर करने में यूज़ किया जा सकता है। इट मीन्स क्या है, जो मुखिया है उसी की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। 4th फीचर है इसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस। परमानेंट एग्जिस्टेंस इन द सेंस, परमानेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, जो उसका एंटिटी है, उसका अस्तित्व है, उसकी जो प्रेजेंस है, मीन्स वो परमानेंट होती है। मीन्स इट डजंट अफेक्ट विद द डेथ और बर्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। फैमिली में कोई जन्म ले रहा है या किसी की मृत्यु हो रही है तो उस पर फैमिली बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फैमिली बिजनेस विल कंटिन्यू आफ्टर द डेथ और बर्थ ऑफ एनी पर्सन, सो इट इज कॉल्ड परमानेंट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है मेंबरशिप जो है बाय बर्थ ही मिल जाती है। इसमें 5th वन है, जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, जो चाइल्ड है विल बिकम द मेंबर ऑफ द
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मेंबरशिप बाय बर्थ। एंड एक और बात है, ओनली मेल मेंबर्स, जो मेल मेंबर्स हैं, जो जेंट्स हैं, वो ही मेंबर्स होते हैं इस फैमिली के, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जो एक बार हिंदू, जिसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन एक्ट कब आया था ये, 1956 में आया था। इसमें क्या बताया था, ये कौन सा एक्ट था जिसमें मतलब उत्तराधिकारी एक्ट एक नियम बनाया था। तो उस एक्ट के अंडर में अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी मैरिड सन की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसकी वाइफ को जो है मेंबर बना लेते हैं, उसको उसकी वाइफ को ही उसकी क्या दे देते हैं, उसकी वसीयत उसकी वाइफ के नाम ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अ वुमेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन द एब्सेंस ऑफ मेल सक्सेसर, अगर कोई मेल सक्सेसर नहीं है, मीन्स उस मेल मेंबर के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई जेंट्स उत्तराधिकारी नहीं है, या मतलब उसका बेटा नहीं है, तो वो भी को पार्टनर बन जाती है, जो उसकी वाइफ होती है, ठीक है। 7th है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्टर कराने की इस हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली। देयर इज़ नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, क्लियर। अब हम करेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, मतलब प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट करेंगे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। मेरिट्स और लिमिटेशन, हम इनको डीमेरिट्स नहीं कहेंगे, मतलब लिमिटेशंस है कि कहाँ पर ये लागू नहीं होती बात, मतलब कहाँ पर इसको थोड़ा सा विरोध हो जाता है। लिमिटेशंस, फर्स्ट वन अंडर मेरिट्स इज सिंपल सी बात है, देयर इज़ नो नीड टू रजिस्ट्रेशन, देयर इज़ नो नीड टू कंप्लीट लीगल फॉर्मेलिटीज, सो इट इज़ ईजी टू स्टार्ट। मतलब इसकी फीचर्स को भी समझ ले तो उसके अंदर से अपने आप मेरिट्स या डीमेरिट्स निकल आ जाते हैं। इजी टू स्टार्ट करना इजी है, यू विल क्लियर इट योर सेल्फ। सेकेंड, सीक्रेसी तो है ही, कोई किसी को पब्लिक को शो नहीं करने पड़ते कोई अकाउंट, तो सीक्रेसी जो है, सारे जो हैं मेन पॉइंट्स जो हैं सारे कर्ता के पास रहते हैं, ठीक है। कर्ता कौन है, मुखिया। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें भी कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, तो हमें साथ साथ फीडबैक मिलती रहती है, अपने कस्टमर से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एक है प्रॉम्प्ट डिसीजन, देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस विद द अदर फैमिली मेम्बर्स, जो मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली होती है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट डिसीजन, एकदम से शीघ्रता से प्रॉम्प्ट निर्णय लेना, ठीक है। 5th है रिलेशनशिप, जो एफर्ट्स और कंसिडरेशन है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स, इसका मतलब क्या है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने किया था, एंड कंसिडरेशन, एफर्ट्स हुआ जो आपने कोशिशें की हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए मैनेजमेंट कर रहे हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और कंसिडरेशन क्या है, जो उसके बदले आपको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, तो उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जो भी प्रॉफिट होता है हेड को मिलता है, मतलब सभी मेंबर्स के लिए होता है, लेकिन मिलता किसके पास रहता है, वो मुखिया के पास रहता है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहता है वो अपने एफर्ट्स को उसी अकॉर्डिंगली साथ साथ बढ़ा सकता है, साथ साथ इसका मतलब है कि साथ साथ ही उसको पता लगता रहता है, ठीक है। 6th है इसका एडवांटेज, क्या है इसका, इनहेरिटेबल क्वालिटी है, इनहेरिटेबल क्वालिटी, इनहेरिटेबल क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जो बिजनेस है, जो जनरेशन बाय जनरेशन जो है एक से दूसरे में हैंड ओवर होता रहता है, हैंड ओवर किया जा सकता है, हैंड ओवर जनरेशन टू जनरेशन, मीन्स कभी जल्दी से ये बंद नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता रहता है। तो इससे जो है
किस चीज़ का बेनिफिट मिलता है? जो आने वाली जनरेशन को है रेपुटेशन का बेनिफिट्स, रेपुटेशन जो उन्होंने कमाई है, एंसेस्ट्रल रेपुटेशन बोलेंगे इसको। कैसे, कौन सी रेपुटेशन बोलेंगे? एंसेस्ट्रल, ठीक है, पूर्वजों की कमाई हुई रेपुटेशन, गुडविल, ख्याति। अब लिमिटेशंस में आ जाते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें भी लिमिटेड रिसोर्सेज की लिमिटेशन थी, तो इसमें भी लिमिटेड रिसोर्सेज की, क्योंकि एक फैमिली के पास जो रिसोर्सेज हैं बिजनेस के लिए वो जो है लिमिटेड होते हैं, ठीक है। सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस, कर्ता ऑफ द बिजनेस, मुखिया ऑफ द बिजनेस, हेड ऑफ द फैमिली, तो उसकी जो है लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है और बाकी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। थर्ड वन है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डोमिनेंस मीन्स जो है, जो करता है कभी कभी अपनी पावर का मिस यूज़ भी करता है, सबको दबा कर रखता है, किसी से पूछता नहीं है डिसीजन लेते हुए, तो ये भी एक इसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, जिससे कि ये धीरे धीरे जो है एंड होती जा रही है। तो घर टूट रहे हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये भी एक उसकी वजह है। फोर्थ है लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजीरियल, कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, होशियार हो, लेकिन वो उसकी मैनेजीरियल स्किल लिमिटेड ही रहती है, क्योंकि वो अकेला पर्सन है, तो उसकी लिमिटेड रहती है क्योंकि उसके साथ और कोई नहीं है। तो ये भी एक इसका माइनस पॉइंट है। लास्ट वन लिमिटेशन ऑफ इज लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। लैक ऑफ कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेशन नहीं मिलता, किससे? कभी कभी फैमिली मेंबर से, फ्रॉम मेंबर से। कभी कभी क्या होता है, जो हेड है उसका जो अफेक्शन है किसी एक सन की तरफ हो जाता है, किसी की तरफ कम हो जाता है, जिससे कि कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं फैमिली मेंबर्स भी, और उनका ध्यान जो है अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को कमाने की तरफ लग जाता है। तो दीज आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और फ्रॉम दिस टॉपिक योर चैप्टर इज क्लोज्ड।